जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के आपकी संपूर्ण बुक से 40 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको पूरा अंत तक वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है या मात्रक है। तो यहाँ पर भाई साहब इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था इस क्वेश्चन को, और आज सभी मतलब इसमें 90% स्टूडेंट बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए सभी लोग क्या लगा रहे हैं, न्यूटन प्रति कूलाम लगा रहे हैं। अब भैया ये जो होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं होता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्योंकि आपने E बराबर फार्मूला पढ़ा है F अपॉन Q, हमने पढ़ा था ना, E बराबर F अपॉन Q, जहाँ F आपका बल और Q आपका आवेश, तो न्यूटन प्रति कूलाम ई का मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो ये आपका नहीं होगा, इसमें 90% लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, अब गलती नहीं करना यहाँ पर, आपका यह सही होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, दूसरा कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, देखिए न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब देखिए इसमें जब आएगा तो क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है -19 कूलाम। इसको क्या करना है, 8 से भाग करा देना है। तो देखिए जब भाग कराएंगे तो 8 अपॉन क्या होगा 1.6, तो 1.6 का आप जब 8 में भाग कराएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 5 आएगा, और जो आपका बटेगा 10 के पावर क्या है -19 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 के पावर 19, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका 5 गुणे 10 खाते 19 जो है ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिएगा चांदी का परावैद्युतांक के होता है। तो भैया चांदी का जो परावैद्युतांक होता है यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 4th नंबर को सही करिएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है, धारिता यानी C। तो C बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है Q अपॉन V, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, C बराबर, तो Q मतलब कूलाम है ना, आवेश है, और भी मतलब वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4th, तो चौथा विकल्प आप इसमें कर लीजिए, ठीक है ना, ये होता है धारिता का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, कह रहा है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है, पढ़ के जाइएगा। जब आप लोग 50 ओम का प्रतिरोध है अगर किसी तार पर, और उसकी लंबाई को अगर 1 मीटर लंबाई का है उसको कर दें हम लोग 2 मीटर कर दें, ठीक है, दोगुना कर दें, तो उसकी जो तार का जो नया प्रतिरोध तैयार होगा वो कितना होगा। तो याद रखिएगा अगर हम तार की लंबाई को दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध भैया 4 गुना हो जाता है। मेरी बात सिर्फ याद रखना है कि अगर हम तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाता है, ये याद रखना है। तो 50 का 4 गुना 200, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये ट्रिक है, मतलब याद रख लीजिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आपका 200 ओम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कर लीजिएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक वैसे आपको पता है, देखिए हेनरी होता है, ठीक ना, स्वप्रेरकत्व। तो अब इसमें कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ओम सेकेंड। इस प्रकार से जब दिया गया ना, ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, ऐसे करके सेकेंड प्रति ओम, तो यहाँ पर ओम सेकेंड जो कि पहला ऑप्शन ये आपका सही है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ओम सेकेंड हमारा हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। देखिए हेनरी का मात्रक आपको पता है ना, स्वप्रेरकत्व होता है, कि हेनरी का मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरकत्व होता है। अब आपसे कह रहा है कि हेनरी के बराबर यानी कि हेनरी के ही समतुल्य यहाँ पर इनमें से और कौन सा मात्रक होगा, यानी कि स्वप्रेरकत्व का कोई दूसरा मात्रक आपको बताना है इनमें से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ठीक है ना, ये होता है हेनरी के बराबर, या कह सकते हैं स्वप्रेरकत्व का एक दूसरा मात्रक, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन कर लीजिएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अब मैं ऐसे मात्रक वाले क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, आप ज़्यादा आप सोचेंगे कि भैया आप इन्हीं क्वेश्चन को क्यों बता रहे हैं, तो आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन मात्रक से फंसेंगे और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए
6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, लेंज का नियम कह रहा है कि किसके संरक्षण नियम पर आधारित होता है। लेंज का नियम, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संवेग, द्रव्यमान। तो यहाँ पर याद रखिएगा लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए 9 नंबर देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कौन सा होता है? तो यहाँ पर होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जिसे आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर P बराबर हम पढ़े थे ना, Q/2L, ऐसे ही ये भी होता है हमारा, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि 1/√ε0 μ0 का मात्रक बताइए। देखिए आपको बता दें, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जो 1/√√ के अंदर μ0 होता है, इसका पूरे का जो वैल्यू होता है ये c के बराबर होता है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की चाल आपकी कितनी होती है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो भाई मीटर पर सेकंड यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यही मात्रक हो जाएगा, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 11 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर है 12 नंबर, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पराबैंगनी, एक्स किरणें तरंगे या गामा तरंगे, माइक्रो तरंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइक्रो तरंगे, ठीक है। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम, ठीक है ना, न्यूनतम मतलब कम। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब ही छोटा पार्ट या कम हो सकता है, आप एक प्रकार से याद रख सकते हैं। तो इसलिए 4th नंबर सही है, ठीक है। 13 नंबर, सबसे अधिक, अब यहाँ पर सबसे अधिक की बात कर रहा है, सबसे अधिक तरंग आवृत्ति के तरंग कौन से है? तो यहाँ पर फिर आप लगाएंगे गामा तरंग में, ठीक है, गामा तरंगे सबसे अधिक। यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, ठीक है ना, बाकी आपको अदर नहीं जाना। तो यहाँ पर इनमें से गामा तरंगे जो होंगी वो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है या तरंग है, ठीक है। 14 नंबर देखिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होता या परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए, जब एक तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या नहीं परिवर्तित होता? तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति हमेशा सेम रहेगी, भले आपका तरंग दैर्घ्य, वेग या ये सब आयाम, ये सब चीज़ें चेंज होती रहेंगी, लेकिन आवृत्ति जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है काफी मजेदार, देखिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा कितना डिग्री का हो जाएगा? यहाँ पर आपके सामने बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, सघन माध्यम में अगर क्रांतिक कोण के बराबर है तो फिर आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 90 अंश का। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायप्टर -2 डायप्टर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात करिए। तो देखिए, दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है? दोनों को 4 प्लस यहाँ पर कर देंगे -2 इस प्रकार से, है ना। तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, बचेगा कितना? यहाँ पर घटाने पर 2 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर आप कौन सा लगाएंगे? लगा देंगे हम लोग यहाँ पर 2, है ना, लेकिन इसमें 2 आपका प्लस आएगा, प्लस का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4 -2 बचेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर प्लस का बचेगा आपका 2 डायप्टर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध, f बराबर r/2 आपने पढ़ा होगा, r/2 ऐसे, है ना। तो f बराबर r/2 यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर देखिए, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में अधिक होता है? तो इनमें से कौन से रंग का प्रकाश मतलब वेग जो है प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग, ठीक है ना, लाल रंग यहाँ पर। और आप देखते हुए खतरे में या कहें तो रोड में जो लाइट्स होती हैं, बत्तियां होती हैं, रेड कलर की ही ज़्यादा यूज होती हैं, क्योंकि इनका जो कहें तो वेग होता है या कहें तो इनका तरंग प्रकाश होता, दृष्टि प्रकाश जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वह घटना जो कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो ध्रुवण होता है, ठीक है ना, ध्रुवण, याद कर लीजिएगा, ये आपका राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर है 20 नंबर, ध्रुवण कोण P और क्रांति कोण C में संबंध बताइए। tan P = cosec C, tan P = sin C, tan P = sec C या tan P = cos C।
तो राइट आंसर लगाइएगा tan P बराबर cosec C, ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। तो लगा लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना। और इसके बाद बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ अगले पर। देखिए, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर, किस पर डिपेंड नहीं करेगी बताइए आप लोग। तो राइट आंसर यहाँ पर लगाइएगा आवेश, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर करना है और कमेंट में बताइएगा कितना स्कोर आप करना है, ठीक है ना, मेरे साथ। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, इसका सूत्र बताना है आपको, ठीक है। काफ़ी सिंपल से यहाँ पर दिए गए देख सकते हैं, E/c², है ना। और यहाँ पर H/c लैम्डा, H आपका प्लांक नियतांक है, E आपका क्या है यहाँ पर आइंस्टीन जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो इसमें ऊर्जा हो जाएगी, है ना, और H/λ और ये आपका शून्य। तो इसमें राइट आंसर आप लगाइएगा H/λ, ठीक है ना। फोटान का विराम द्रव्यमान H/λ होता है। तो थर्ड नंबर आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा बताइए कितनी होती है। तो यहाँ पर कर देंगे hc/λ, ठीक है ना, hc/λ। c प्रकाश की चाल है, बाकी का पता है आपको कि लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, और h आपका प्लांक नियतांक होता है। देखिए, दस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण अत्यधिक प्रभावी होती है। तो इनमें से कौन सी विकिरण ली जाती है, तो भैया ली जाती है यहाँ पर पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं इनको लिया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कण एक ही वेग से गतिमान है और न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग वाला कण इनमें से कौन सा होगा। न्यूनतम की बात कर रहा है, याद रखिएगा, किसकी, न्यूनतम की। तो इसमें लगाएंगे हम लोग अल्फा कण में, ठीक है ना, अल्फा कण यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। तो यहाँ पर आपको पता है जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसकी आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। दूसरा विकल्प कर लीजिएगा -13.6, ठीक है ना, ई भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको करेंगे मार्क। चलिए अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर, H/π, H/2π, 2π/h या π/h। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो H/π है ये होता है दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में अंतर। हमने इसको निकाला था, मैंने एक वीडियो दिया था पिछले वर्ष के पेपर में 2022 में आया था, ठीक है ना, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यार बुक से ही क्वेश्चन अगर आएंगे, फिर मान लीजिए अगर अदरवाइज कहीं से और भी क्वेश्चन जो है कभी कभी पेपर ऐसे बना देते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कि अब क्या ही कह सकते हैं, वरना जो अगर बुक से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे रखे जाएंगे तो इसकी पूरी 100% गारंटी है। आपको मैं सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ और बचे हुए टाइम पर करता रहूँगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना। देखिए, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण परिकेंद्रित होते हैं बताइए। तो ये कूलाम बल के कारण होते हैं ना, तो यहाँ पर आपका यही तो होगा, तो कूलाम बल कर लीजिएगा, ठीक है ना। कूलाम बल के कारण होते हैं अल्फा कण परिकेंद्रित, ठीक है ना। मतलब जैसे आपका कोई एक परमाणु होता है इस प्रकार से, और इसमें कोई बीच में एक ये पार्ट होता है जो कि नाभिक बोलते हैं इसको, और हमने प्लस प्लस कर दिया इसको, है ना, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ा है आपने। तो जब इससे अल्फा कण इसमें जाते हैं, है ना, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए जो साइड वाले हैं ये इससे निकल जाते हैं, पारो कैसे, ये है ना, और इससे कुछ ये भी हैं, ये यहाँ से मुड़ जाते हैं, ये ऐसे मुड़ जाते हैं। लेकिन जो बीच वाला ये परमाणु अल्फा कण है ये इसमें जाता है और इसी दिशा में पुनः वापस आ जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ था कि बीच में परमाणु के बीच में बाकी का भाग खोखला है, लेकिन बीच का जो पार्ट है उसमें कोई ऐसा ठोस कण है जिससे कि ये वापस आ रहा है। तो यहाँ पर कूलाम बल के कारण जो है अल्फा कण परिकेंद्रित होते हैं। चलिए, एक AMU यानी कि एटॉमिक मॉस यूनिट जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं, इसकी तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 MeV होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 30 नंबर, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर होते हैं 0, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन कर लीजिएगा।